साल के सबसे बड़े चुनाव की डेट आ चुकी है। बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया। कई लोग इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन भी कह रहे हैं। भाई, दिवाली और छठ के बाद ही बिहार में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। बिहार इस साल का दूसरा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापसी कराई थी। दिल्ली चुनाव से लेकर बिहार चुनाव के बीच हालात हालांकि बहुत बदल गए। इस बीच देश देख चुका कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ट्रंप से टकराने में भी पीएम मोदी का दमखम देख चुका है और कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी के रेट कम करके लोगों को बड़ी राहत दी। इसके अलावा बिहार के लिए पीएम मोदी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जो नई नई स्कीम्स शुरू की हैं, उसका भी चुनाव में दिख सकता है असर। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी ने पूरा गेम सेट किया है बॉस। अब उसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, इस पर चर्चा होनी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और राहुल गांधी है। यह चुनाव इंडी गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी का भी भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि इंडी गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से हार रहे हैं। बिहार का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जिनके लिए विपक्ष यही कहता रह गया कि अरे नीतीश जी तो आज पलटी मारेंगे, कल पलटी मारेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन बॉस, बिहार में एनडीए ने बाजी मार ली, पलटी तो नीतीश कुमार ने नहीं मारी। विपक्ष के बचे खुचे अरमानों की भी हवा निकल जाएगी चुनाव में, यह एनडीए दावा कर रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है, आज आपको वो बताऊंगा। लेकिन पहले उससे पहले बिहार में चुनाव की तारीखें क्या हैं, जरा उसके बारे में आपको बता दूं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 18 जिले, 121 सीटें। दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 5 दिन बाद 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे और मात्र 3 दिन बाद 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव क्यों खास हैं, चुनाव किन मुद्दों पर होगा, चुनाव की तारीख को लेकर तेजस्वी, कांग्रेस, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, और इसको लेकर जो हमारे पास पोल ऑफ पोल्स है, जो अभी शुरुआती सर्वेज हो रहे हैं, वो बिहार की क्या जमीनी हकीकत बता रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर पा रहे हैं, ओवैसी क्या कर पा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें, महागठबंधन को कितनी सीटें, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज तारीख का ऐलान हुआ चुनाव की और कैसे बवाल मच गया, एक झलक देखिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहाँ पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। 2025 में 225, ये मेरा टारगेट। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों, लुटेरों के साथ जाना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबका जबरदस्त टेस्ट होना है। भाई, आप देखिए ना, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डिफेंडर हैं। उनका टेस्ट है कि वो अपनी जो उनकी सत्ता चली आ रही है उसको डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चैलेंजर बने हुए हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हटाओ इनको, हम आएंगे सत्ता में। तो उनका टेस्ट है कि चैलेंजर के तौर पर वो क्या कर पा रहे हैं। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे डिसरप्टर हैं, उनका भी टेस्ट है। जैसे नहीं होता गेम में, आप देखते हैं डिसरप्टर आता है और पूरा सिस्टम हिला देता है, तो ये लोग डिसरप्टर हैं। और अगर ये डिसरप्शन पैदा करेंगे तो किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सब पर पूरे चुनाव का फोकस है। और आप इस बात को देख लीजिए कि पिछली बार बिहार का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन था बॉस। 2020 का अगर आप रिजल्ट देखिए, पहले रिजल्ट देखिए फिर बताऊंगा कि 2020 से इस बार के चुनाव में क्या पलट गया, क्या बदल गया है। लेकिन अगर आप पिछले बार का देखेंगे, ये बिहार का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, याद रखिए कि बिहार में पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुई थी। 2020 के इलेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली बार टोटल सीट कितनी है बिहार में, 243 सीट की विधानसभा है और आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है,
बहुमत के लिए यहां पर आपको 122 सीट चाहिए। तो एनडीए को पिछली बार अगर आप देखेंगे सीट और वोट शेयर, ये अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे, एनडीए को पिछले बार सीट आई थी 125 और वोट शेयर था 37.26% एनडीए का। महागठबंधन को अगर आप देखिएगा कि उसकी स्थिति क्या थी, उसमें अगर आप देखिएगा तो 110 सीट आई थी महागठबंधन को और उसका वोट शेयर देखिए 37.23%। मतलब नेक टू नेक इतनी क्लोज फाइट थी और मात्र 0.03% वोट शेयर के अंतर में 15 सीट का फर्क आया और उसी में सरकार बदल गई। और दोनों के बीच अगर आप वोट का अंतर देखिएगा, टोटल वोट जो दोनों को मिला एनडीए और महागठबंधन, वोट का अंतर मात्र 12,000 वोट, मात्र 12,000 वोट के अंतर से सरकार बनी थी एनडीए की बॉस। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब पिछला चुनाव जो हुआ था और इस बार जो चुनाव हो रहा है, इन 5 सालों में क्या अंतर आया है पहले वो समझिए, फिर आपको बताता हूं कहां क्या खेला हो रहा है। भाई पहली बात, नीतीश कुमार 5 साल में 2 बार पाला बदल चुके हैं। चुनाव जीतने के 2 साल बाद बीजेपी छोड़कर लालू जी के साथ गए, फिर 2 साल के अंदर ही लालू जी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। दूसरी बात, बिहार में पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और करीब 40 सीटों पर एनडीए को नुकसान किया था, जिसमें अकेले जेडीयू को 33 सीट पर नुकसान हुआ था। तो ये एक बड़ा चेंज होगा क्योंकि इस बार एलजेपी साथ में लड़ रही है। तीसरी बात, बिहार में इस बार नए प्लेयर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। उधर ओवैसी पिछली बार से भी ज्यादा एक्टिव बिहार में दिख रहे हैं। तो भाई अगर उधर आप मान के चल रहे हैं कि एनडीए का जो वोट कटा था चिराग पासवान की वजह से, वो नहीं कटेगा क्योंकि चिराग पासवान इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो भाई लेकिन फिर सवाल है प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, और उधर ओवैसी महागठबंधन के मुस्लिम वोट काटेंगे कि नहीं काटेंगे। आप सुनिए बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे जो प्लेयर्स हैं, जिनको अभी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो डिसरप्टर हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, कैसे असदुद्दीन ओवैसी खुला मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक बार सुनिए जरा, फिर आगे की बात बताता हूं। देखो, यादवों का नेता, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें, ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं न कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर क्या कह रहे हैं, पिछले चुनाव से अब तक के चुनाव में बिहार में क्या बदला है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब बिहार का चुनाव जिस माहौल में हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5 महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 15 दिन पहले जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव जो है उसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े टेस्ट होने हैं। और इसी बीच में यह भी देखिए कि वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया, इसे भी बिहार चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज की डेट में इस मुद्दे की ज्यादा कोई चर्चा नहीं है। बिहार में आराम से एसआईआर हो गया, इलेक्शन की डेट भी आ गई, लेकिन ना राहुल गांधी अब कुछ वोट चोरी पर बोल रहे हैं, ना इंडी गठबंधन या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जिस तरह का अटैक राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर किया था, उसमें चुनाव आयोग के सामने भी बिहार चुनाव का एक बड़ा चैलेंज। बिहार में 22 साल बाद एसआईआर होने के बाद चुनाव हो रहा है बॉस। एसआईआर को लेकर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा बवाल मचा, चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसलिए बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता की। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन के बाद बिहार के कुल 7,43,00,000 मतदाता हैं, इसमें से 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन ना हो, इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता की संख्या तय कर दी गई है कि उससे ज्यादा एक पोलिंग बूथ पर मतदाता होगा ही नहीं। बिहार में कुल 90,712 पोलिंग बूथ होंगे, हर बूथ पर औसत 818 वोटर का अनुमान है।
मतदाता पोलिंग बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। पोलिंग बूथ के बाहर ही मोबाइल जमा करने की सुविधा मिलेगी। ईवीएम में उम्मीदवारों की कलर्ड फोटो लगी होगी। बिहार के चुनाव को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार हर सीट के लिए एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे जो बिहार से बाहर के होंगे। इसके अलावा हर जिले में एक पुलिस ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति होगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि लोग उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के 10 दिन पहले तक भी अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग को घेर लिया। आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार और उनके मंत्रियों को लेकर तमाम खुलासे हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया। कांग्रेस ने बिहार के डिप्टी सीएम की शिक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग को खरी खोटी सुना दी। सुनिए चुनाव आयोग के ऐलान के बीच कांग्रेस क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर अभी बार बार वोट चोरी के और भाजपा के पिट्ठू बनने के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहां पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। नए सूट वूट होके पहन के आ रहे हैं आप सम्राट चौधरी पर एक्शन कब लेंगे? मुरठा वाले मंत्री पर उनका ये नहीं पता वो 7वीं फेल हैं 8वीं पास हैं। इधर कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, उधर चुनाव आयोग ने विपक्ष की एक बड़ी मांग को पूरा कर दिया। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव ऐलान हुआ था, तब विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने यह मांग रखी थी कि ईवीएम वोटर्स की फाइनल काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए। साल 2024 में चुनाव आयोग ने विपक्ष की इस मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि चुनाव के बीच में चुनावी प्रक्रिया नहीं बदली जा सकती बॉस। लेकिन अब चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया है कि ईवीएम वोटर्स के लास्ट राउंड की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना जरूरी होगा। पोस्टल बैलेट मतलब डाक के मतपत्रों की गिनती। जो लोग किसी वजह से पोलिंग बूथ पर आकर वोट नहीं डाल पाते, सरकारी कर्मचारी हो गए वगैरह वगैरह, वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। सैनिक, पुलिसकर्मी, चुनावी ड्यूटी में लगे हुए जो लोग हैं, उनके वोट पोस्टल बैलेट से आते हैं। तो पहले क्या होता था कि पोस्टल पहले गिना गया, उसके बाद जो है वो ईवीएम खुला, और कई बार ऐसा होता था कि पोस्टल बैलेट गिनते जा रहे हैं, ईवीएम की काउंटिंग खत्म भी हो गई। अब यह है कि लास्ट राउंड का जो ईवीएम का वोट है वो तभी गिना जाएगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखें आने के साथ ही सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी ठोक रही हैं। नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिहार में जारी रहेगी विकास की तेज रफ्तार, 14 नवंबर को फिर एक बार एनडीए सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा विश्वास है बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं बल्कि उत्सव की शुरुआत है। 20 साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। कांग्रेस ने नारा दिया है कि वोट का अधिकार बदल दो सरकार। यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हर दल अपनी जीत के दावे में भी लग गया। अभी तक यही लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो गया है, अब ये जीत का दावा कर रहे हैं। कल को जीत गए तो गुड, अगर हार गए तो फिर बैड हो जाएगा कि देखिए हम तो कह ही थे कि वोट चोरी हुआ है। अब नहीं कर रहे वोट चोरी, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो जीत का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीटों का नंबर भी बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए बिहार में 243 सीटों में से 225 सीट जीतेगा। एनडीए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दावे, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो क्या दावा कर रहे हैं। 2025 में 225 ये मेरा टारगेट है और ये टारगेट हम पूरा करेंगे। बिहार की जनता इन्हें नकार चुकी है। 2010 में जैसे ये 20-22 सीट पर अटक गए थे उससे भी कम जाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद हो चुका है। चूहा पुल गिरा देता है, बांध काट देता है, चूहा शराब लीटरें पी जाता है। जहां बालिका गृह जैसे कांड हुए, जहां पेपर लीक हुआ, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब बिहार के लोगों ने ठाना है और 20 साल से अब ये मौका मिला है बिहार के लोगों को कि अब बिहार को बदलें, इस सरकार को बदलें। जीत के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार की असली चुनावी हकीकत क्या है, किसका पलड़ा भारी है, यह भी समझना जरूरी है।
खास तौर पर उन फैसलों पर ध्यान देना जरूरी है जो फैसले इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के 3 फैसले बिहार में बहुत चर्चा में बॉस, उनको गेम चेंजर बताया जा रहा है। जैसे बिहार की करीब 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। यह नहीं कि वो दूसरा वाला मॉडल खटाखट वाला कि अरे सब के अकाउंट में डाल देंगे, नहीं, रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में दिया जा रहा है। और जो अच्छा करेगा रोजगार, जिसका बेहतर चलने लगेगा, उसको और आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो वो दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला। दूसरा, 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए देना। इसके तहत 5 लाख युवा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार में 25 साल से कम उम्र के युवा करीब 57% हैं, 57%, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए कर दिया गया है। इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है। यानी आप देखिए कि अगर इन 3 योजनाओं की ही बात कर लीजिए तो महिला, युवा, बुजुर्ग तीनों इसमें कवर हो गए। यह राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज है कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के इन फैसलों के सामने कैसे टिकेगा। इतना ही नहीं, आज चुनाव की तारीख के ऐलान और आचार संहिता के लागू होने से पहले तक भी बिहार सरकार ने बड़े बड़े काम निपटा दिए। आज नीतीश कुमार ने बिहार की 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने खुद मेट्रो में सफर भी किया। पटना में मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना देश का 24वां शहर बन गया है जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। हालांकि नीतीश कुमार के इस उद्घाटन पर भी विवाद हो गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से आधे अधूरे मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, बीजेपी के दफ्तर से बीजेपी के द्वारा अनाउंसमेंट है। छठ में बहुत घूस दिए हैं बीजेपी के लोग। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। कभी 10,000, कभी 300, कभी 200, कभी ट्रेन देके, कभी बस का लालच देकर। बिहार सरकार की योजना और सौगात को पप्पू यादव घूस बता रहे हैं। और घूस की बात वो पप्पू यादव कर रहे हैं जिन पर अक्सर जनता को पैसे बांटने के आरोप लगते हैं। ये देखिए, खुले में पैसा बांटते हैं। इनके कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो जनता को पैसे बांटते दिखते हैं और खुद मान चुके हैं कि जनता को भर भर के पैसे बांटते हैं। पप्पू यादव इसे उपकार का काम बताते हैं। फ्री में नोट बांटना उपकार का काम है। सरकार का योजना लाना जो है वो इनको गलत लग रहा है। ये खुद जो करते हैं उसको गरीबों की मदद बताते हैं। सरकार की योजना इनको घूस लगती है। ये घूस देना नहीं है। कौन बात का पैसा बांट रहा है? गरीब को दे रहे हैं ऐसे खुले में। इंडी गठबंधन के टारगेट पर चुनाव आयोग है और दूसरा टारगेट नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार की सेहत का भी बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के कार्यक्रम में हाथ जोड़कर बैठे रहे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख के आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोग्राम है तो उसमें देखिए वो नीतीश कुमार शायद स्क्रीन पर देख के हाथ जोड़ रहे हैं, तो उसी का तेजस्वी यादव मजाक बना रहे हैं कि क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं क्या? बिहार में पहली बार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। केजरीवाल बिहार में कितना बड़ा फैक्टर है वो भी आपको बता देता हूं। बिहार में अगर आप देखिएगा आम आदमी पार्टी, जरा इसका हाल भी देखिए। बिहार में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है, इसका अगर आपको हाल बताओ, 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कितने सीट पे लड़ी थी ये आम आदमी पार्टी? लड़ी थी 39 सीट, 39 सीट पर। और इनको जो वोट मिला था, वोट प्रतिशत, वो था 1%। 1% वोट मिला था। एक भी विधानसभा सीट पर ये लीड भी नहीं ले पाए थे। फिर ये 2019 में भी लड़े कि ना, अभी कैसे मान जाएंगे जी, अभी 2019 में भी लड़ेंगे। लोकसभा में लड़े, तब विधानसभा में अभी तक नहीं लड़ते, विधानसभा में पहली बार लड़ रहे हैं। तब विधानसभा में ये 3 सीट पे लड़े कि ना, इस बार कम पे लड़ते हैं, बढ़िया करें। और इनका जो वोट प्रतिशत आया था वो था 0.06%, 0.1% से भी नीचे बॉस, 0.1। अपने ही घर के 4 लोग, जो 3 लोग खड़े हुए होंगे, वो घर के लोगों को भेजेंगे, जाओ तुम तो दे दो यार।
फिर 2020 में कोरोना का हवाला देकर विधानसभा चुनाव में उतरे ही नहीं, और 2024 का बिहार लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी 1.1% वोट नहीं आए लोकसभा में। उधर प्रशांत किशोर केजरीवाल के साथ एक फैक्टर बिहार में ओवैसी भी है। ओवैसी का प्रभाव बिहार के सीमांचल के इलाके में है। सीमांचल को देखिए तो इसमें 4 जिले आते हैं और कुल 24 विधानसभा सीटें। यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। इसमें किशनगंज की 4 सीटें हैं, अररिया में 6, कटिहार में 7 सीटें और पूर्णिया में 7 सीटें। यहां पर अधिकांश सीटों पर बड़ी मुस्लिम आबादी है। सीमांचल ही वो इलाका है जहां ओवैसी ने पिछली बार 5 सीटें जीती और इस बार भी ओवैसी यहीं पे ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी लगातार बिहार में हैं, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायक जो जीते थे सब तोड़ लिए थे। अब ओवैसी लालू और तेजस्वी से बदला लेने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 का बदला 24 से लूंगा। सुनिए किशनगंज की रैली में ओवैसी ने लालू तेजस्वी को क्या चैलेंज दिया है। ओवैसी से लेकर हर छोटा बड़ा नेता बिहार में ताल ठोक रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमीन पर हालत क्या है। कई एजेंसियों ने पिछले कुछ समय में इसे लेकर सर्वे किया। आपको एक एक एजेंसी का डेटा बताता हूं कि किसे कितनी सीटें मिलने का दावा ये एजेंसीज कर रही हैं। जेवीसी के सर्वे में एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 81 से 103 सीट पर सिमट सकती है। पीके की जन सुराज को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 6 सीट जा सकती है। इसी तरह लोक पोल के सर्वे में एनडीए को 105 से 114 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन के खाते में 118 से 126 सीट जा सकती है, अन्य को 2 से 5 सीट मिल सकती है। स्पीक मीडिया के मुताबिक एनडीए को 158 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 66 सीटें आ सकती हैं और मेट्राइज के मुताबिक एनडीए को 150 से 160 सीटें आ सकती हैं, महागठबंधन को 70 से 85 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी अगर इसका एवरेज निकालिएगा इन चारों जो ओपिनियन पोल है इनका, तो मोटे तौर पर एनडीए के लिए 141 सीट का अनुमान है और महागठबंधन 100 से नीचे 90 सीट पर रह सकती है। यह आज की डेट में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब एनडीए को भारी बढ़त दिखा रहे हैं सारे सर्वे। लेकिन अब जब बिहार की चुनावी तारीखें आ गई तो एक बार यह भी होगा कि बिहार में पिछले 20 साल में क्या बदला, आगे क्या चैलेंज है। अब लालू यादव के राज से नीतीश कुमार के राज को कंपेयर करें, बिहार कितना बदला यह भी समझना जरूरी है। जैसे पर कैपिटा इनकम साल 2005 में करीब 7,539 रुपए की पर कैपिटा इनकम थी। आज की डेट में वो बढ़कर 66,800 रुपए हो गई। बिहार की सड़कों का हाल देखिए, साल 2005 तक बिहार की 14,668 किलोमीटर की सड़क थी, आज यह बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो चुकी है। गांव की कनेक्टिविटी को देखिए, साल 2005 से पहले यह केवल 835 किलोमीटर थी, उसे बढ़ाकर अब 1,17,000 किलोमीटर किया गया है। बिजली का हाल आपको बताता हूं, साल 2005 तक 45 ग्रिड सब स्टेशन थे बिहार में, अब यह 2024 अक्टूबर तक बढ़कर 179 हो चुके हैं। घर घर बिजली पहुंचने लगी है। जो ट्रांसमिशन लाइंस 5,000 किलोमीटर की हुआ करती थी वो बढ़कर 20,393 किलोमीटर की हो गई। बिहार के विकास के लिए खर्च भी बंपर बढ़ाया गया। साल 2005 के मुकाबले 2023-24 में देखें तो सोशल सर्विस सेक्टर में 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ, शिक्षा पर भी 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ। साल 2005 से पहले बिहार का औसतन विकास दर करीब 5% ठहरता था, अब यह बढ़कर करीब 9.2% पर आ गया है। यानी जो लोग ये पूछते हैं कि भाई बिहार में लालू यादव के जाने के बाद बिहार में क्या हुआ, उनके लिए आंकड़े हैं। हालांकि बिहार को अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन यह दिखाता है कि लालू जी के जाने के बाद बिहार ने रफ्तार पकड़ी। अभी भी बिहार के सामने बड़े बड़े चैलेंज बचे हुए हैं। हालांकि शिक्षा, इंडस्ट्री, रोजगार, पलायन की समस्या है। बिहार की गिनती आज भी पिछड़े राज्यों में ही होती है। पूरे देश में बिहार के करीब 75 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बिहार की कुल जनसंख्या का 7% है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है, इसकी करीब 34% आबादी गरीब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और देश के अंदर बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आते हैं। यानी अभी भी नीतीश कुमार का जो सुशासन का राज है उसमें बहुत सारे काम होने बचे हुए हैं। लेकिन क्या जनता उन्हें और ये काम करने के मौके देगी या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर विश्वास करेगी, ये अब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, ये मान के चलिए। फिलहाल वक्त है दूसरे चैप्टर का, पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कांड,
भरी अदालत में चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश क्यों हुई? सीजीआई पर जूता फेंकने चला आदमी क्यों बोला सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश हुई तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक पीएम मोदी के पीछे क्यों पड़ गए? अब इसका चैप्टर। आज सुप्रीम कोर्ट में बॉस एक बहुत बड़ा कांड हो गया। देश के चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंकने की कोशिश हो गई। मतलब सोचिए आपकी चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हर जगह इसकी चर्चा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की कोशिश हुई। जिसने हमला किया वो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील थे। आरोपी ने हमले के बाद जो बात कही उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही। आरोपी को फौरन पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू। विपक्षी नेताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमले की कोशिश को पीएम मोदी से जोड़ दिया। कहा कि देश का माहौल खराब कर दिया गया। यह हमला पूरी न्यायपालिका पर हमला है। जो लोग आज तक यही कहते रहते हैं कि मोदी राज में जुडिशरी बची ही नहीं, उनको अब यह कहना है कि न्यायपालिका पर हमला मोदी की वजह से हो गया। सोशल मीडिया लोगों को भड़का रहा है। सीजीआई पर हमला दलितों पर हमला है। खुद चीफ जस्टिस ने हमला करने के आरोपी पर जो कहा वो इन नेताओं की राजनीति की हवा निकाल रहा है। सीजीआई पर हुए हमले की कोशिश के बाद लोग भी खूब चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों, कोलेजियम सिस्टम आदि, रात को कोर्ट खुलने जैसे मुद्दों पर लोगों की तरह तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर न्यायाधीश पर जो जूता चप्पल चलने की बातें कोशिश हुई, ये तो गलत है, इसको कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो सेंटीमेंट है लोग का, लोग लिख रहे हैं कि भाई उस पर भी कम से कम न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। ये दिन क्यों आ रहा है, आपको पूरी खबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आरोपी ने चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश क्यों की। लेकिन पहले जो विवाद हुआ उसकी एक झलक देखिए। कहां खड़े हो गए हम? ये देश डूबने के कगार पर ले जा रहे हैं। लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर आज उस समय हमले की कोशिश हुई जब वो एक केस की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की बेंच कोर्ट नंबर 1 में किसी मामले की सुनवाई कर रही। सुबह करीब 11:35 पर एक वकील ने सीजीआई पर हमले की कोशिश की। आरोपी वकील सीजीआई के पास गया और अपना जूता सीजीआई पर फेंक दिया। आरोपी वकील का जूता सीजीआई को हालांकि लगा नहीं, पहले ही गिर गया। कुछ वकीलों का कहना है कि आरोपी ने सीजीआई पर पेपर रोल फेंका था। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन आरोपी वकील को पकड़ लिया और बाहर ले गए। आरोपी वकील की पहचान राकेश किशोर के तौर पर हुई। सीजीआई पर हमले के आरोपी वकील राकेश किशोर को फौरन पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता था, लेकिन चीफ जस्टिस बीआर गवई ने जो कहा उससे सब हैरान रह गए। सीजीआई ने सुनवाई जारी रखते हुए कोर्ट में कहा कि इन सब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी इससे परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे माफ करता हूं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि वो आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहते, जिसके बाद आरोपी वकील को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने हमला करने वाले वकील को माफ कर दिया, लेकिन विपक्ष को पॉलिटिक्स का मौका दिख गया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने इस मामले पर सीधे पीएम मोदी को जोड़ दिया। सीजीआई पर हुए हमले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप देखिए कैसे कैसे बयान दिए गए। सोनिया गांधी ने कहा कि यह हमला सिर्फ सीजीआई पे हमला नहीं है, देश के संविधान पे हमला है। इनके सुपुत्र जो हैं वो दुनिया में बताते हैं कि भारत में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था बची नहीं, जुडिशरी से लेकर सब कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब जुडिशरी पे हमला नहीं होता है। यह हमला जो है वो देश के संविधान पे हमला है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स भी तो नहीं होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि यह सीजीआई पर हमला दिखाता है कि पिछले एक दशक के अंदर देश में नफरत, कट्टरता और धर्मांधता कितनी बढ़ गई है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन हमलों के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश को इस कगार पर लाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि मोदी राज में नफरतियों की इतनी हिम्मत कि सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजीआई पर हमले के मामले में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कानून मंत्री की खामोशी पर हैरानी नहीं हो रही। आरजेडी ने कहा कि एक दलित चीफ जस्टिस क्या बन गया, जातंकवादियों को पच नहीं रहा है।
यानी तरह तरह का एंगल इसमें ढूंढ कर ले आया गया कि जाति से लेकर और मोदी सरकार की वजह से यह सब हो गया। इंडी गठबंधन तो यहां तक कह रहा है कि 2014 के बाद देश में तानाशाही चल रही है। इसी का नतीजा है यह सब कि लोग कोर्ट में और संविधान को भी मानने को तैयार नहीं। एक बार इन लोगों को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इसका सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई जो हैं वो संविधान के संरक्षक भी हैं। संविधान को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है, और मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीजीआई बन सकता है। अगर आज चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश होगी तो मैं समझता हूं कि फिर देश जा कहां रहा है। देश संविधान से चलता है, और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अपमान क्या, जिस चीफ जस्टिस का अपमान करेंगे किसी धर्म का? मैं समझता हूं कि ये सब जो है ना, ये आज जो 2014 के बाद जो तानाशाही देश में पैदा हो गई है, ये कोर्ट को मानने को तैयार नहीं। इंडी गठबंधन को मौका मिलना चाहिए। हर चीज ये लोग नरेंद्र मोदी से जोड़ देते हैं, तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही थी। उधर पीएम मोदी ने सीजीआई बीआर गवई से बात करके पूरे मामले की न सिर्फ जानकारी ली, बल्कि मामले को अच्छे से संभालने के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई जी से बात की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई की तरफ से प्रदर्शित धैर्य की सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इधर इंडी गठबंधन अपनी पॉलिटिक्स में बिजी था, उधर आरोपी वकील के खिलाफ एक्शन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने भले ही आरोपी को माफ कर दिया है, लेकिन अब उसकी वकालत का दी एंड हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। आरोपी राकेश किशोर 2011 से बार का सदस्य था। आरोपी राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की और पकड़े जाने पर जो कहा उसी पर राजनीति हो रही है। आरोपी ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरोपी वकील ने यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के एक फैसले से नाराज होकर कही थी। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील इस पर क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आज की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है कि एक कोर्ट में वो भी लॉयर ने अगर असॉल्ट किया है, करने का प्रयास किया है, तो एक हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चीफ जस्टिस पर हमले का आरोपी वकील भगवान विष्णु पर सीजीआई की टिप्पणी से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित है, इस प्रतिमा का सिर नहीं है। इसी प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस याचिका पर सुनवाई करते समय कह दिया था कि यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल की गई। यह मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जाओ और खुद भगवान से करने के लिए कहो। आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी पर बहुत विवाद हुआ था कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि एएसआई के दायरे में आता है, ठीक है, लेकिन यह कहना कि जाओ भगवान से कह दो, यह लोगों को गले के नीचे नहीं उतरा कि भाई चीफ जस्टिस ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा दूसरे धर्म के लिए ऐसा कह सकते हैं। खास तौर पर हिंदू संगठनों ने कहा कि इस तरह से सीजीआई किसी धर्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं जी। अब पता चल रहा है कि इसी टिप्पणी से आहत होकर आरोपी वकील राकेश किशोर ने सीजीआई पर हमला करने की कोशिश की। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने सफाई भी दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनके बयान को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। न्यायपालिका किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सीजीआई ने भगवान विष्णु की प्रतिमा टिप्पणी पर सफाई भी दे दी, लेकिन इस मामले में पब्लिक सेंटिमेंट कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियों पर पब्लिक में जमकर चर्चा होती, और ये वो मामले होते हैं जो अक्सर पब्लिक सेंटिमेंट के विपरीत होते हैं। जैसे लोग अक्सर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी की बात करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, वहां साल में कई बार छुट्टी होती है। 7 हफ्ते के लिए गर्मियों की छुट्टियां, देश भर दशहरे पर 1 हफ्ते की छुट्टी,
दिवाली पर 1 हफ्ते की छुट्टी, क्रिसमस पर 2 हफ्ते की छुट्टी, साल में करीब 190-193 दिन काम होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 70,286 सिविल केस पेंडिंग है और 18,969 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का खाली बता रहा हूं, सारे कोर्ट मिला दीजिएगा तो करोड़ों में मामला है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर भी लोग बात करते हैं, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं कि जज ही जज को नियुक्त कैसे करते हैं। पब्लिक में तो कई लोग खुलेआम कह देते हैं कि इससे सुप्रीम कोर्ट में परिवारवाद बढ़ रहा है। इसी तरह से आधी रात सुप्रीम कोर्ट खुलने को लेकर भी लोग सवाल करते हैं कि एक तरफ आम पब्लिक है जो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाती है, दूसरी तरफ कुछ खास मौकों पर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। लोग इस पर भी बात करते हैं कि आम लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता। ये वो मुद्दे हैं जिनमें पब्लिक सेंटिमेंट्स कोर्ट के साथ नहीं जाता बॉस, और इसलिए खुले तौर पर यह कहने के साथ कि जूता चलना, चप्पल चलना, यह घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कई लोग यह भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका को, चीफ जस्टिस को छोड़ भी दीजिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि पब्लिक का क्या सेंटिमेंट बन रहा है कुछ मामलों पर, उसको लेकर। जैसे नुपुर शर्मा केस, नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी कर दी कि लोग हैरान रह गए बॉस कि भाई उस टिप्पणी की जरूरत थी भी या नहीं। और एक नहीं कई मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों से लोग हैरान हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के खुद के कुछ ऐसे फैसले हैं, उसमें ऐसी टिप्पणियां हैं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने उस पर कहा कि ऐसी टिप्पणी की जरूरत नहीं। इसलिए पब्लिक सेंटिमेंट जो बन रहा है उसको लेकर न्यायपालिका को भी एक बार सोचने की जरूरत है कि यह घटना तो निंदनीय है, यह घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर, अदालतों को लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है और क्यों ऐसा बनता जा रहा है, इस पर भी जजेस को विचार करने की जरूरत है। पाठशाला में बगली क्लास, बंगाल में बागेश्वर बाबा की कथा रुकवा दी गई तो ममता बनर्जी की कौन सी पर्ची खोल दी बाबा ने। बागेश्वर बाबा वर्सेस ममता बनर्जी क्यों हुआ, बंगाल में बड़ा बवाल क्यों मच गया, अब इसका चैप्टर। इस वक्त बंगाल में बड़ा बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के एक सांसद और विधायक की पिटाई हो गई। उधर बागेश्वर बाबा की कथा बंगाल में रुकवाने का आरोप लग रहा है, लेकिन इस पर भी बागेश्वर बाबा ने ऐसी बात कह दी कि बड़ा हंगामा हो गया। बागेश्वर बाबा के बयान के बाद सनातन का अपमान करने और मजाक उड़ाने वालों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बंगाल में कथा की परमिशन कैंसिल होने पर बागेश्वर बाबा ने साफ कह दिया कि सनातन के लिए उनका प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। यही नहीं, बागेश्वर बाबा ने दीदी को थैंक यू कहते हुए कह दिया कि परमिशन कैंसिल होने का यह मतलब नहीं कि वो सनातन के लिए छेड़ी हुई मुहिम को छोड़ दें। बागेश्वर बाबा ने 2 टूक कह दिया कि दीदी जब तक हैं तब तक अब बंगाल नहीं जाऊंगा, दादा आएगा तो जाएंगे। आज बताएंगे बंगाल में बागेश्वर बाबा की कथा रुकवा दी गई जो आरोप लग रहा है, तो बाबा ने सीएम ममता बनर्जी का कौन सा पर्चा खोल दिया। साथ ही बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, कैसे सांसद विधायक की पिटाई के आरोप लग रहे हैं, पीएम मोदी ने बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी को कैसे घेर दिया है, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। बंगाल को लेकर सबसे बड़ी भिड़ंत इस वक्त बाबा बागेश्वर और ममता सरकार के बीच हो रही है। दरअसल कोलकाता में 10, 11 और 12 अक्टूबर को बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा होनी थी। बारिश का पानी भरने का हवाला देकर इसकी परमिशन रद्द कर दी गई। बागेश्वर बाबा के मुताबिक किसी और जगह पर कथा के लिए भी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद बागेश्वर बाबा ने कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। कोलकाता में कथा की परमिशन कैंसिल होने पर बागेश्वर बाबा ने बिना नाम लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। कह दिया कि चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, वो सनातन के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। कह रहे हैं कि दीदी नहीं तो दादा जब आएंगे तो उनके राज में आएंगे। सुनिए बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा का दरबार इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगा हुआ है। इसके बाद उन्हें कोलकाता पहुंचना था, लेकिन रायपुर से ही उन्होंने बंगाल के अपने भक्तों को सनातन और हिंदुत्व पर क्लियर मैसेज दिया। कहा कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। सुनिए एक बार। आज बागेश्वर बाबा ने यह भी बता दिया कि क्यों उन्होंने देश दुनिया में घूम घूम कर सनातन का झंडा बुलंद करने की मुहिम छेड़ी। इसके लिए बागेश्वर बाबा ने हाल में हुई 2 घटनाओं का उदाहरण दिया। पहली घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ दिन पहले अशरफ खान नाम के एक शख्स ने शिवलिंग को अपवित्र करने की कोशिश की, इसका जिक्र उन्होंने किया। दूसरी घटना दशहरे पर तमिलनाडु के त्रिची में भगवान राम की तस्वीर को जलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। बागेश्वर बाबा ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के अपने ही प्रदेश और अपने ही देश में हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर उपद्रव करने वालों की वो ठठरी बांधते रहेंगे।
बागेश्वर बाबा ने सनातन पर हो रहे हमलों के पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ बता दिया। सुनिए एक बार फिर बताता हूं कि बंगाल में और क्या क्या बवाल हुआ है। एक तरफ सनातन को लेकर बागेश्वर बाबा ने सीएम ममता बनर्जी की पर्ची खोल दी और दूसरी तरफ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खून से लथपथ चेहरा और गाड़ी पर पथराव के निशान, यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे नई तस्वीर है। बीजेपी का एक डेलीगेशन बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए पहुंचा था, जहां कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। भीड़ ने उत्तर मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी से बीजेपी विधायक शंकर घोष को घेर लिया। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और हमले में बीजेपी सांसद को गंभीर चोट आई है। यह सांसद का हाल है बॉस बंगाल के अंदर। भीड़ ने पहले बीजेपी विधायक शंकर घोष को धक्का दिया। बीजेपी विधायक जब गाड़ी में बैठने लगे तो एक शख्स ने चप्पल से हमला करने की कोशिश की। मारो मारो चिल्लाती हुई भीड़ से बचते हुए किसी तरह बीजेपी के नेता अपनी गाड़ी में बैठे, लेकिन इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से बीजेपी सांसद का सिर फट गया और उनके पूरे चेहरे पर खून बहने लगा। घायल बीजेपी नेताओं को उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह भीड़ के चंगुल से बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। हमले पर घायल बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। बीजेपी ने अपने डेलीगेशन पर हुए जानलेवा हमले के लिए ममता सरकार और टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने इस घटना को शर्मनाक बताया और लिखा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों की सेवा करने वाले उनके पार्टी सहयोगियों, जिनमें एक मौजूदा सांसद और विधायक भी शामिल हैं, उन पर जिस तरह से हमला किया गया वो बेहद निंदनीय है। यह तृणमूल कांग्रेस की असंवेदनशीलता और राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दिखाता है। काश पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हिंसा करने की बजाय लोगों की मदद पर ज्यादा ध्यान देती। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच काम करते रहने और चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग करने का आह्वान करते हैं। वहीं बीजेपी ने इस घटना पर इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। बाढ़ के मुद्दे पर और अपने डेलीगेशन पर हुए हमले को लेकर बीजेपी हमलावर हुई तो सीएम ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी। जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को ही हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि 30-40 गाड़ियों से कोई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा तो लोगों को बुरा तो लगेगा ही। मतलब आप सोचिए कि 30-40 गाड़ी लेके कोई चला जाएगा तो उसका माथा फोड़ दीजिएगा, मुंह फोड़ दीजिएगा। क्यों गुस्सा आएगा भाई पब्लिक को? सुनिए ममता बनर्जी कैसे इसको भी डिफेंड कर दे रही भाई। जो इंसिडेंट हुआ है हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है अगर कोई फ्लड का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन गया उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए हम उधर में नहीं जाने चाहते हैं। एक लाइन में कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरी लाइन में कह रही है कि 30-40 गाड़ी लेके गया तो पब्लिक को गुस्सा आ गया। ये क्या बात हुई बॉस? 30-40 गाड़ी लेके क्या पब्लिक के घर पे चढ़ा दिया था क्या? और अगर पब्लिक को गुस्सा था तो पुलिस में शिकायत कराते, ये माथा फाड़ देंगे क्या ये? खैर बंगाल में जो हो रहा है उसकी चर्चा तो हो गई। पाठशाला में अब आपसे जुड़ी एक खबर। 16 बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप का वो राज खुल गया जांच में कि सुनकर हैरान रह जाए। आपके बच्चे को भी खांसी है, कफ सिरप पिलाने वाले हैं तो पहले ये चैप्टर देख लेना भाई। भारत दुनिया का फार्मेसी हब कहलाता है, लेकिन इसी हब में नकली और घटिया दवाओं का ऐसा जाल बिछा है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता जा रहा है और अब यह सिस्टम लोगों की जान पर भारी पड़ता है जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी ही जहरीली दवा ने कोहराम मचाया। कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप, खांसी होने पे कफ सिरप पीते हैं ना,
ऐसा ही एक कोल्ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जान चली गई, जबकि 14 बच्चे किडनी फेल होने के बाद नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 बच्चे वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बैतूल में भी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हुई है। राजस्थान में दूसरी दवा कंपनी के एक कफ सिरप से 2 बच्चों की जान चली गई। इतने बच्चों की मौत के बाद सरकार की नींद टूटी, लेकिन जिम्मेदार कंपनी पर एक्शन लेने के बजाय दवा लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस बात की भी जांच शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह ही देश में कहां-कहां नकली और जहरीली दवाएं बन और बिक रही हैं। सिरप में मिलाए गए जहर और दवा कंपनी के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों पर भी बवाल मचा हुआ है। राजेंद्र शुक्ला ने पहले जहरीले कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी और फिर अपने ही बयान से पलट गए। इसी के बाद बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत शुरू हुई। जहरीले कफ सिरप पर मध्य प्रदेश में कैसे महाभारत छिड़ गई वो देखिए। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि उस कफ सिरप में ऐसा क्या था कि बच्चों की जान गई, जांच में क्या खुलासा हुआ। लेकिन पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। सोलह मासूमों की खांसी की दवा पीने के बाद मौत हो गई। लेकिन दवा कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है बॉस कि दवा बनाने वाले और उसे चेक करने वालों पर तो एक्शन अभी तक कुछ खास दिखा नहीं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि छिंदवाड़ा के डॉक्टर सोनी ने ही बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिखी थी। वैसे तो प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर है, लेकिन उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। क्लिनिक पर आने वाले बच्चों की दवाइयों में ही उन्होंने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनके समर्थन में उतर आया। आईएमए का तर्क है कि डॉक्टर तो दवा लिखता ना है बॉस, दवा की गुणवत्ता की जानकारी उसे नहीं होती, इसलिए डॉक्टर पर इस तरह का एक्शन ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद जब सरकार के पास पूरी जांच रिपोर्ट पहुंची तो जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हुई। सीएम मोहन यादव ने आज ड्रग कंट्रोलर देवेंद्र जैन, ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और फूड एंड ड्रग्स विभाग के कमिश्नर दिनेश मौर्य को हटा दिया। 16 बच्चों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके वहां परिवार वालों से मिलने पहुंचे। आज वो छिंदवाड़ा गए, जहां वो पीड़ित परिवार के घर गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनकी जवाबदेही है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अब सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इसमें जानलेवा केमिकल DEG पाया गया और इसी की वजह से बच्चों की मौत हुई। लेकिन शुरुआती जांच में इसका खुलासा नहीं हुआ था। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की 6 सैंपल की जांच की। इस जांच में खतरनाक केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG नहीं पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 13 सैंपल लिए, जिनमें से 3 सैंपल की जांच पूरी हुई और वो भी सुरक्षित पाए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध किया। तब FDA ने कांचीपुरम की स्ट्रेसन फार्मा कंपनी से कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के सैंपल लिए। 3 अक्टूबर की रात को आई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिरप के बैच नंबर SR13 में DEG की मात्रा तय सीमा से 48.6% ज्यादा मिली बॉस। ऑलमोस्ट 50% तय मात्रा से ज्यादा DEG मिल रहा है और दो जांच एजेंसी को पता नहीं चल रहा है। बाहर की जांच एजेंसी जांच कर रही है तब उसको पता चल रहा है। ये कैसा सिस्टम मध्य प्रदेश में चल रहा है बॉस कि बच्चे मर रहे हैं, जांच आप कर रहे हो और उसमें क्लीन चिट दे दे रहे हो ना, कुछ निकला ही नहीं। बच्चों के कफ सिरप में DEG की मात्रा 48% ज्यादा होने का क्या मतलब है समझते हैं आप? DEG को ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज यानी कोई पदार्थ जमे नहीं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैंप पैड इंक, पेंट और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में होता है। 2007 में अमेरिकी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने DEG को जहर बताया था। अमेरिका समेत कई देशों में DEG को खाने और दवा में मिलाने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन कफ सिरप में DEG को बहुत सीमित मात्रा में मिलाने की अनुमति होती है। 1 किलो सिरप में 1 ml DEG मिलाने पर भी यह जानलेवा हो सकता है।
इससे मरीजों में उल्टी, बेहोशी, दिल संबंधी समस्याएं और किडनी फेल होने का खतरा होता है। यह सीधे नसों पर असर डाल सकता है और खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत घातक है। आप सोचिए, जो इतनी चीज घातक है वो तय मानक से 50% के करीब ज्यादा है, और उसके बाद जो है वो पता नहीं चल पा रहा है एजेंसियों को, और एक्शन हो रहा है कि पहले डॉक्टर अरेस्ट कर लिए। ये क्या सिस्टम बना है मध्य प्रदेश में बॉस?